एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन में लग गए होंगे। ठीक है। और जैसा कि अगर आप नए आए हो तो मैं बता दूं आपको कि मैं यहाँ पे एनफेट की प्रिपरेशन करवाती हूँ। फिलहाल मैं अभी एनफेट 2026 की प्रिपरेशन करवा रही हूँ एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रहे हैं। तो अगर आपको वो प्रिपरेशन करनी है तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को एंड हम साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो फिलहाल ये वीडियो जो मैं आपको बना रही हूँ ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, पूरा पेपर एनालाइज करवाऊंगी 2025 का, जो फिलहाल अभी हुआ है पेपर एनफेट का 2025 का, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस का। ठीक है, वो मैं आपको एनालाइज करवाऊंगी आज। एंड हम जल्द ही जल्द और भी जैसे 2024 2023 के पेपर को एनालाइज करेंगे अच्छे तरीके से और समझेंगे कि कौन से चैप्टर कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और कहाँ-कहाँ से कौन से चैप्टर से आए हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी लगा दिया है वहाँ की पीडीएफ को, कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में है बीएससी एमएससी फॉर प्रोविजनल आंसर की को मैंने लगा दिया है यहाँ पे। तो आप देख लो कि कहाँ-कहाँ से देखो क्वेश्चन आए हैं, मैंने राइट साइड में ना लिख भी दिए हैं। ठीक है, और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर वहां से भी डाउनलोड कर लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं बायोलॉजी से शुरू कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हार्मोन से रिलेटेड सर्टोली सेल्स, तो ये तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही है, सबको पता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी दो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और वो भी बहुत बहुत इजी। ठीक है, एनफेट लेवल का आज जो इस बार का जो एनफेट का लेवल था ना 2025 का, वो बहुत ज्यादा इजी था बेटा। इजी टू मॉडरेट लेवल का था, लाइक फिजिक्स वगैरह भी बहुत इजी थे। ठीक है, आप अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते थे एंड हाँ, इस बार बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। बट क्या हुआ कि इस बार का कंपटीशन लेवल कितना ज्यादा हाई हो गया, कि जब आपका पेपर बहुत इजी होता है ना बेटा, तो कंपटीशन ज़्यादा हाई हो जाते हैं। एक-एक पॉइंट से बच्चे कितने ज़्यादा ऊपर-नीचे हुए हैं। ठीक है? तो इसीलिए आपको बहुत-बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी 2026 के लिए। सो फिलहाल अभी आप देख सकते हो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से यहाँ पे 2 चैप्टर्स आपके उसमें से पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं साइड में। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है एंजियोस्पर्म वगैरह पूछा है इसमें, कौन-सा इवेंट पूछा है इसमें। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है ये चैप्टर से। एंड रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से तो हर साल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अभी से ही मैं बता दे रही हूँ आपको, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं एंड वक्त पर वो वीडियो बनाऊं कि कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या एनालाइज है, कि फालतू व्यूज के चक्कर में हम उस टाइम पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, है ना। जब हमारे पास 1 मंथ या फिर अ, पास में ही एग्जाम हो और मैं आपको तब बता रही हूँ तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी से आप जान लो कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कि आप ज्यादातर क्वेश्चंस, जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जो सारी चीजें मेहनत है ना, आप उन चैप्टर्स पे ज्यादा लगाओगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा वो चीज। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आए हैं, है ना। 3 क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आए हैं, और रिप्रोडक्शन पार्ट से आप देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह सब यहाँ पे पूछे हैं इसमें, और वो भी बहुत बेसिक से। फिर ये देखो मैं नीचे आ गई, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर बेसिस तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आप सबको कि जेनेटिक्स में 3 चैप्टर्स हैं क्लास 12 के, है ना। प्रिंसिपल वाला चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है ना, और इवोल्यूशन है। उसमें से मॉलिक्यूलर तो करके ही जाना है, वो चैप्टर जो है काफी लेंदी है बट इजी भी है। ठीक है, इजी भी है, लेकिन वहां से क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे से आते हैं। आप देख लो यहाँ पे भी है, क्वेश्चंस में आपको सामने दिख रहा होगा कि क्वेश्चंस कितने छोटे छोटे हैं, है ना। एनसीईआरटी की लाइन के ऊपर ऊपर की लाइनों से पूछ लिया है, एकदम इनर लाइनों में नहीं गए हैं वो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखो, मॉलिक्यूलर नो 5 क्वेश्चन फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस, है ना। 5 क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस से है, आप यहाँ पे देख लो, है ना।
ये देखो 11th क्वेश्चन जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो वो एल एस जेफरी हैं, इनके आंसर्स यहाँ पे आंसर्स की भी लिखे हुए हैं। एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 5 क्वेश्चन, सोचो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सोच सकते हो। तो इसलिए इसको स्किप मत करना, क्योंकि कुछ जेनेटिक्स के, कुछ रिप्रोडक्शन के ऐसे चैप्टर्स होते हैं बेटा जो हर साल उससे पूछते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपको मॉलिक्यूलर से ना पूछे या रिप्रोडक्शन से ना पूछे, वो पूछेंगे ही पूछेंगे, ये गारंटी मैं बोल रही हूँ आपको। अभी से इन चैप्टर्स पे लग जाना, है ना। इसके जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो ना, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन पढ़ रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जेनेटिक्स से पूछे हैं, सारे जेनेटिक्स के हैं यहाँ पे, मैंने राइट साइड में लिख दिया है इसीलिए चैप्टर्स, कि आप बाद में भी टेलीग्राम पे भी देखो तो आपको समझ में आए, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इस बार ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के दो क्वेश्चंस हैं, एक तो मलेरिया वाला से पूछा है इन्होंने, कौन सा मॉस्किटो वगैरह हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो डेंगू से पूछ लें, या कोई और मॉस्किटो या कोई भी चीजें आपसे पूछ लें वेक्टर वगैरह पे, ठीक है। तो उस चैप्टर से ये सब पे आप डिसीज टाइप का ले सकते हो, जहां पे डिसीज वाला पार्ट है ना, वहां से तो पूछेंगे ही पूछेंगे। देखो एक तो डन रहता है, जितने भी डिसीजेज हैं, जितनी भी इसमें आपको एग्जाम्पल दिए हैं, वहां से तो क्वेश्चंस आते ही हैं। यहाँ पे आप देख लो, प्रोटोजोन कॉसेस एम्बियोबाइसिस, यहाँ पे इंटोमा हिलोस्टिका, है ना, स्टोलिका, इसका देखो ऑप्शंस है। तो ये सारे कहाँ से आए हैं, वहीं से आए हैं, ह्यूमन हेल्थ डिसीज के डिसीज वाले पार्ट से आए हैं, है ना। तो डिसीज वाले पार्ट से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आते ही आते हैं वहां से बेटा, एक दो तो वहां से पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ डिसीज का दो क्वेश्चन और है, सोचो। मॉलिक्यूलर से 5 क्वेश्चन है, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ऊपर से पूछा गया है। इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जब हम चैप्टर की स्टार्ट ही करते हैं ना बेटा वुमेन हेल्थ डिसीज की, तो सबसे पहला हमारा इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ही बात करते हैं। और देखो यहाँ पर फर्स्ट पेज की एनसीईआरटी जो है वही पूछ दिया है उन्होंने। तो ये इतना इजी क्वेश्चन था वुमेन हेल्थ एंड डिसीज का। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन बेटा वुमेन हेल्थ एंड डिसीज के बन जाते हैं। एंड यहाँ पे देखो 15th क्वेश्चन भी है, कौन सा एंटीबॉडी, ये सब जो एंटीबॉडी वाली चीजें हैं, जो आपकी बहुत बेसिक बेसिक सी पूरा जो चैप्टर का ना एक बेस होता है ना, वहां से उन्होंने पूछा है उठा करके, डिसीज से पूछा है। तो ये पार्ट कितनी ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ये सोच लेना। जो डिसीज वाला पार्ट है वो तो यार रट लेना, मैं कह रही हूँ रट लेना अच्छे से, ठीक है। फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आप देख लो, यहाँ पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में क्या पूछा है इन्होंने, क्लॉट बस्टर, ठीक है। कौन सा इंजाइम से क्लॉट बस्टर होता है, कौन सा इंजाइम होता है, कभी पूछ सकते हैं मिल्क वाला, वो जो है ना कर्ड वाला, लैक्टोबैसिलस, सिट्रिक एसिड वाले, और भी सारे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उसमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, वो तो करके जाना बेटा, वहां से तो आ ही जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं ऑलरेडी, और इससे भी रिलेटेड आ सकते हैं। तो उसके आसपास के जो जितनी भी हैं चीजें ना, स्ट्रेप्टोकाइनेस के आसपास की जितने भी एग्जांपल्स हैं वो बेटा करके ही जाओ। साइनोबैक्टीरिया और भी चीजें हैं उसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी और भी एग्जांपल्स हैं। तो माइक्रोब्स में ये एग्जाम्पल वाला चीज तो कर लेना, और साथ में जितनी भी वहां पे बायोगैसेस लिखे हुए हैं, जितनी भी बायोगैसेस हैं, उन सबको एक बार देख लेना, क्योंकि रिपीटिशन पे भी आ जाते हैं बायोगैस वाले क्वेश्चन। यहाँ पे देखो पूछा ही है, लेकिन साथ में बायोगैस पे कि कौन कौन सी चीजें होती है ना, फिल्ट्रेशन होता है, फिर क्या क्या उसके बाद बाद क्या क्या चीजें होती हैं, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, वो स्टेप्स में क्या क्या इन्वॉल्वेशन होती है, सारी चीजें, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपके पास अभी से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में हमारे क्वेश्चंस को कर रहे हो, तो आपका 2026 का एनएफएसयू का सीट फिक्स्ड है, टेलिंग टू यू। क्योंकि अभी से अगर ये सारी चीजें आपको कोई बता रहा है और आप उसको फॉलो कर रहे हो ना, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए एग्जाम के थ्रू, ठीक है। क्योंकि एंड वक्त पर ये सारी चीजें अगर आपको मिल रही हैं, तो वो कोई नहीं रह जाती हैं, है ना। कोई भी आपका हेल्पफुल फिर वो नहीं करते हैं, आपको एंड वक्त पे ये सारी चीजें इतनी एनालाइज होके पता चलती हैं, तो आपका कुछ मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुका है ना। तो अभी से ही टाइम है, अभी मैं आपको बता दे रही हूँ इसलिए वीडियो के थ्रू कि पूरी तरीके से कर लो प्रिपरेशन,
अच्छे से, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन बायोटेक्नोलॉजी से तो कर लेना, बायोटेक्नोलॉजी से भी देखो क्वेश्चंस आए हैं कितने छोटे-छोटे से, कितने प्यारे-प्यारे क्वेश्चंस हैं, कितने ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन हैं, यहाँ पे देखो आप बायोटेक्नोलॉजी से, है ना? कितने छोटे-छोटे और कितने बेसिक-बेसिक से क्वेश्चंस हैं, है ना? तो बायोटेक्नोलॉजी कर लेना, बायोटेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है। अगेन आई एम टेलिंग यू जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक में भी मॉलिक्यूलर कर लेना, ठीक है? प्रिंसिपल वाला कर लेना, इनहेरिटेंस वाला। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेस कर लेना एंड एप्लीकेशन भी करना, ठीक है? रिप्रोडक्शन का पार्ट कर लेना और मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगी ना, अब जो मैं इस पे अपलोड करूँगी यूट्यूब चैनल पर, वो आपका यहीं पे रहने वाला है कि कौन-सा आपको मिस नहीं करना है, कौन-सा चैप्टर। तो उसमें मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगी वैसे तो कि कौन-कौन से चैप्टर्स आपको नहीं ही मिस करना है, बट इसमें भी मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या-क्या आपको करना है, ठीक है? कहाँ-कहाँ से देखो क्वेश्चन्स आए हैं। देखो 21 क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज़ द करेक्ट टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सेम स्पेशीज़, ये सबको पता है, ये ऑर्गेनिज़्म एंड पॉपुलेशन से है ना? तो ये वाला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर्स है ना, वो बायोडाइवर्सिटी, वो इकोसिस्टम वाले जो चैप्टर्स है ना, वो 3 लास्ट के 12th के, ये तो करके ही जाओ। बहुत छोटे-छोटे से चैप्टर हैं, बहुत प्यारे-प्यारे से, बहुत बेसिक-बेसिक से क्वेश्चंस में से आते हैं और उनके तो यार, तो वो साइंटिस्ट जो है ना, वो तो करके जाओ, साइंटिस्ट तो पूछ लेंगे। आई एम श्योर साइंटिस्ट अब पूछ सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन से बहुत छोटे-छोटे से पूछ लिए, तो हो सकता है वो साइंटिस्ट अब पूछ लिए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस में। क्योंकि ना मेनली क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से कहाँ से क्वेश्चन मेन बनते हैं मैं बता दूँ। या तो वो आपसे साइंटिस्ट पूछ लेंगे, ये किसने दिया, रिपीट प्रॉपर वाला हाइपोथेसिस किसने दिया, ठीक है ना? एरिया, स्पेशीज, रिचनेस वाला क्या दिया, किसने दिया? क्या फॉर्मूला भी दो, कुछ स्लोप्स हैं, है ना? वो स्लोप्स की क्या फॉर्मूला वगैरह क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी कैपेसिटी वहीं से पूछी गई है ना? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। तो वही वही चीज़ पार्ट ना वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको इकोसिस्टम में ना कहाँ-कहाँ चीज़ें हैं आपकी, कौन-कौन सी ज़्यादा हैं, कौन-सी कम हैं। बायोडायवर्सिटी एंड कंज़र्वेशन में वो सेक्रेड ग्रुप्स वाला वो जो पार्ट है आपका हॉटस्पॉट, वो पार्ट आपका है इन सीटू, सीटू, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, साइंटिस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चैप्टर्स है, ये सारे तो आपको करके ही जाने हैं। देन 25th क्वेश्चन पे हम आ गए। ओके, 25th क्वेश्चन है आपका जीनस से रिलेटेड। जीनस तो चैप्टर फर्स्ट ही है ना? 11th का चैप्टर 1 से ही पूछा है उन्होंने जीनस का। तो सबको पता है ये कहाँ से पूछा गया है, ये लिविंग वर्ल्ड से पूछा गया है। 11th क्लास का चैप्टर 1 है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पर्डुस, पैंथेरा टाइग्रिस। तो ये नाम से ही देखो ये कितना इजी था। इसमें से उन्होंने बताया ये कौन सा बिलोंग नहीं करता है सेम जीनस से। तो ये जिसने पढ़ा भी नहीं होगा ना उसके लिए भी काफी इजी हो जाएगा क्योंकि ये सारे पैंथेरा पैंथेरा हम सबको पता है बचपन से कि पैंथेरा हम टाइगर, टाइगर, लियो, पर्डिस, ये सारे टाइगर को बिलोंग कर रहे हैं, बट फेलिस डोमेस्टिकस टाइगर को बिलोंग नहीं करता है। तो ये काफी इजी सा क्वेश्चन था। तो लिविंग वर्ल्ड से आप देख सकते हो कि लिविंग वर्ल्ड से वो जीनस से रिलेटेड हो सकता है। वो मैंगो का जो उनका नेम था, जीनस था, वो सारी जीनस वगैरह से ना एक क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन आप रख लेना कि वो पूछेंगे ही पूछेंगे लिविंग वर्ल्ड से, ठीक है? तो जीनस वाला पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है? ओके, फिर यहाँ पे सेल, अगेन इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने क्लास 12th के चैप्टर्स आपको बताया कि इम्पोर्टेंट हैं, क्लास 11th के सेल वाले चैप्टर ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। सेल वाले चैप्टर्स को स्किप मत करना। सेल, सेल साइकिल है ना, वो सारे चैप्टर्स वो बिल्कुल मत करना। यहाँ से देखो 2 क्वेश्चंस आ गए हैं और मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस भी वो पूछ लेंगे, ठीक है? यहाँ से वो आ सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन सेल या सेल साइकिल से वो पूछ सकते हैं। इस बार तो बहुत ही ईज़ी, उन्होंने मियोसिस पूछ ली, उन्होंने डिस्कवर द न्यूक्लियस कौन है, वो पूछ लिया।
बट क्या कर सकते हैं, अगर नेक्स्ट ईयर उन्हें पेपर टफ बनाना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑर्गेनीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? जिन्होंने भी मेरे सेल के 50 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं सेल में, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं पार्ट, ठीक है? तो इसमें साइंटिस्ट वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, सेल में कि सेल थ्योरी किसने दी, ये किसने दिया, वो किसने दिया। तो इस बार तो न्यूक्लियस से पूछा था, बहुत छोटा-सा बेसिक सा क्वेश्चन, बट हो सकता है कि अगली बार आपसे कुछ और डिस्कवरी के बारे में पूछ लिया जाए सेल में, और आपके सेल साइकिल में क्या पूछ सकता है, कौन से फेज में क्या हुआ, ठीक है? कौन से फेज में क्या हुआ, तो सेल साइकिल आपको पढ़ना है, ऑर्गेनीज के बारे में पढ़ना है, साइंटिस्ट के बारे में अगेन पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ से आपके ये आ जाते हैं। फिर आपके आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, 28th क्वेश्चन, ठीक है? प्लांट फिजियोलॉजी में आपके फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट बहुत ज़रूरी है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये 2 तो करके ही जाओ, क्योंकि यहाँ से ना बहुत छोटे-छोटे से क्वेश्चन आपको तो पता ही होना चाहिए ना, ऑक्सीन क्या है, एथिलीन क्या है, साइटोकिनिन क्या है, एब्सिसिक एसिड क्या है। तो ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में ये सारी चीज़ें हैं, और इनके बारे में ऑलरेडी लिखी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में, एनसीईआरटी में। तो आप ना छोटा-छोटा सा पार्ट वो पढ़ के ही जाना कि ऑक्सीन क्या है, इथिलीन क्या है, साइटोकिनिन क्या है, एब्सिसिक एसिड क्या है। ये मैं तब बता रही हूँ जब सिर्फ यही करके जाना, जब आपके पास टाइम नहीं होगा, आप एकदम एंड ऑफ द मंथ होगे, जब आपका एग्जाम आ गया होगा, ठीक है? और आपके सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा ना, तब अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा, तब मैं आपको बता रही हूँ कि तब यही चीज़ें पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाएँगे कि ये कौन करता है, ये किसका फंक्शन है? फंक्शन से पूछ सकते हैं, ठीक है? कि ये वाला चीज़ कौन करता है? देखो यहाँ पे भी फंक्शन से ही पूछा है, क्योंकि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से फंक्शन से ही पूछता है और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है? अगेन यहाँ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में उन्होंने बोला है लाइट रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करती है। आप ये सोच लेना कि यहाँ पे जितनी भी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में, वहाँ पे रिएक्शंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में रिएक्शन ज़रूरी होते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो आप चारों देख रहे हो ऑप्शंस, इनके बारे में तो ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि अब साइटोकिनिन नहीं तो क्या पता वो इथिलीन का कोई फंक्शन पूछ ले, एब्सिसिक एसिड का कोई फंक्शन पूछ ले, या ऑक्सीन का कोई फंक्शन पूछ लें। तो अगर आप यही चारों के बारे में पढ़ के जाओगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आपकी कोई आंसर्स आपके बन सकते हैं, अगर इससे कोई फंक्शन से वो पूछते हैं, ठीक है? वरना अगर आपके पास टाइम है अभी, तो आप तो पूरा ही पढ़ के जाओगे ऑफ कोर्स, लेकिन ध्यान बस इन पे ज़्यादा देना, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा 30th क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स एल्वोलस। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, 7th 8th 9th 10th 11th 12th। बट यहाँ पे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि ये प्रॉपर बेस्ड है ब्रीथिंग पे, रेस्पिरेशन पे, तो ये सब क्या है कि एल्वोलस वाला पार्ट उसमें आता है। तो जनरली हम बच्चे इसमें भी पढ़ते हैं, है ना? बच्चे सब उसमें भी पढ़ते हैं, तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पूछ लिया है। वैसे तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है? एंड विच नाइट्रोजनस वेस्ट, तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन का आंसर पता दें, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। यहाँ चैप्टर का नेम लिखा हुआ है, देखो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। यहाँ पर जो ना आपका सारी जितनी भी चीजें हैं ना, नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जितना भी एक्सक्रीटरी यहाँ पे आपका सिस्टम है ना, बॉडी का जितना भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो यूरेटस है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है ना, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो सारा चीज आपके दिमाग में ना क्लियर होना चाहिए वो सारी चीजों के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट पूछा है। अभी नेक्स्ट पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है आपसे, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पूछ सकता है, यूरेथ्रा के बारे में पूछ सकता है ना, एंड और भी सारी चीज़ें जो भी स्ट्रक्चर होते हैं ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के, ठीक है, वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप मिस मत करना, ठीक है? चलो फिर हम नेक्स्ट को देखते हैं कौन से चैप्टर से है। देखो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी एक एक क्वेश्चंस पूछे हैं। तो देखो, ये सारे जितने भी प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, वहाँ से एक एक क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। बट जो आपका जेनेटिक्स है, जो आपकी रिप्रोडक्शन है, जो आपका वो
वो इकोसिस्टम वाला चैप्टर वगैरह है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, सेल वाला जो यूनिट है, वो सारे से कितने कितने पूछे हैं, और यहाँ यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। और ये तो यार तय रखना कि ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी वो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे देखो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया है किडनी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको ये चीज मैं बता दूं कि कितना कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं एक एक क्वेश्चन से, आप इस बार देख ही सकते हो, है ना। तो ये सब मिस आउट मत करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो फिजिक्स आ गया हमारे पास। फिजिक्स आ गया, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ये तो भाई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। यूनिट एंड मेजरमेंट में, हाँ, आपको पहले भी मैंने जब सिलेबस डिस्कशन किया था आपको बताया था कि यूनिट एंड मेजरमेंट तो कुछ मत पढ़ना। यूनिट एंड मेजरमेंट मैं कहती हूँ, यूनिट एंड मेजरमेंट्स में कुछ मत पढ़ना आप, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन पढ़ लेना। सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन पढ़ लेना, आपके एक नंबर पक्के हैं। ट्रू, ये प्रॉपर आपका ट्रू होने वाला है, क्योंकि मैं कह रही हूँ आपको कि यहाँ से डायमेंशन ही पूछते हैं, वो डायमेंशन ही आते हैं, ठीक है। जनरली स्कूल्स में भी डायमेंशन ही इम्पोर्टेंट रहता है इस चैप्टर में। और डायमेंशन क्या है, यूनिट्स क्या है, ये सब सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं डायमेंशन के बारे में, ठीक है। तो डायमेंशन का तो एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसको कुछ मत पढ़ना, तो डायमेंशन तो जरूर पढ़ के जाना। चलो फिर, 11th का था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। देन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, बट ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में नहीं, वैसे तो नॉर्मली हम जानते भी हैं, सब लोग जानते होंगे कौन सी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी स्केलर क्वांटिटी, तो ये तो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं हम, है ना। एंड साथ में ये जो क्वेश्चन है वो और भी चीजों में आता है, और भी चैप्टर्स में वेक्टर स्केलर की बात करे कर की जाती हैं। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ही है, बट हाँ ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। देन 36 क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन से देखो पूछा गया है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। ग्राफ के बारे में भी देखो पूछा गया है फिजिक्स में ना। ग्राफ वगैरह तो देखो छोड़ के मत जाओ, क्योंकि ग्राफ से वो पूछते हैं। इस बार छोटा सा क्वेश्चन लिया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, है ना। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे दिया, बट अब क्या कर सकते हैं वो, कुछ और ग्राफ भी दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप समझ जाना कि ग्राफ के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, इट्स मीन्स कि ग्राफ के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देन अगेन मोशन प्लेन से एक देखो प्रोजेक्टाइल वगैरह पूछ लिया है इन्होंने, है ना। कौन सा प्रोजेक्टाइल होता है, तो ये सारे प्रोजेक्टाइल ग्राफ, तो ये सारी चीजें देखो करके जाओ, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप मिस आउट कर देते हो, और यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। देन 38 क्वेश्चन देखो कहाँ से आया है, वर्क एनर्जी एंड पावर से। तो वर्क एनर्जी में एनर्जी वाला जो पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और वर्क एनर्जी एंड पावर के ना जितने भी फॉर्मूले हैं ना बेटा, वो याद कर लेना अच्छी तरीके से, फिजिक्स में फॉर्मूले याद कर लेना। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, यूनिट एंड मेजरमेंट के आपको डायमेंशन पता होने चाहिए, ठीक है। कौन सा स्केलर क्वांटिटी होती है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है बेटा, है ना। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो हमने 9th 10th में ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे आपने, ठीक है। देन ग्राफ वगैरह जितने भी हैं तो ग्राफ वगैरह सारे देख लेना। अगेन वर्क एनर्जी एंड पावर के फॉर्मूले एंड साथ साथ में कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सी कंजर्वेटिव एनर्जी है, कौन नहीं है, कौन मैकेनिकल है, कौन क्या है, तो सब चीजें, ये सारी चीजें ना मिस आउट मत करना है। ये सब अगर आपके नहीं भी कंप्लीट होंगे ना सिलेबस, और आपने ये सारी चीजें इतनी अच्छे से कर रखी होंगी, तो फिर आपके आराम से निकल जाएंगे, आराम से आप 60+ स्कोर कर पाओगे अगर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स तो मिस मत ही करो, मत करना मत करना, कंफर्म बोल रही हूँ। थर्मोडायनेमिक्स से आएंगे ही आएंगे, है ना। थर्मोडायनेमिक्स से आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, ये लिख के ले लो। यहाँ पे तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन देखो इन्होंने फिर पूछा है यहाँ पे, क्योंकि इस बार का पेपर इजी था। बट अगर वो टफ बनाना चाहते हैं, पेपर को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं लेवल इस बार से, तो हो सकता है कि वो थर्मोडायनेमिक्स से और भी चीजें पूछ सकते हैं, जो भी और भी चीजें हैं ना, जितनी भी वहां पे भी बात करते हैं वो कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव है, कौन सी चीजें हैं,
तो ये सारी चीज़ें थर्मोडायनामिक्स में हैं और थर्मोडायनामिक्स से ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ओके? देन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से भी, काइनेटिक थ्योरी से भी यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है कि क्वेश्चन। और अगेन मैं बोलूँ यहाँ पे तो एक वेव वाला जो पार्ट होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, वेव, तो यहाँ ऑसिलेशन और वेव से यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। ऑसिलेशन और वेव को आप मिस आउट मत करना, ठीक है? ऑसिलेशन और वेव से देखो यहाँ पे दो आपको न्यूमेरिकल भी दिया है उन्होंने, ऑसिलेशन वेव से। हो सकता है ऑसिलेशन वेव पे थ्योरी वाइज भी वो पूछ ले, ठीक है? तो थ्योरी वाइज भी आपको आनी चाहिए ये सारी चीजें। फिजिक्स में ज्यादातर ना मोस्टली थ्योरी ही पढ़ना, ठीक है? न्यूमेरिकल के पीछे इतना मत भागिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आप देख रहे हो, न्यूमेरिकल बहुत कम है, थ्योरी ज्यादा है, तो थ्योरी पे ज्यादा फोकस रहिएगा फिजिक्स में, मैं बात कहूँ तो। क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं रहता है एग्जाम में, तो वो इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देते हैं कि आप इजीली कर पाओ और कम टाइम के हिसाब से आप उसे पूरा कर पाओ, है ना? इसीलिए जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, वो बहुत छोटे छोटे से पूछे जाते हैं, छोटे कैलकुलेशन के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल के देखो, वेव से एक न्यूमेरिकल पूछ लिया है, बाकी तो ये आपका थ्योरी वाइज ही था, ठीक है? फिर आपका यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी से दो क्वेश्चन है, तो करंट वाला पार्ट, मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे से देखो पूछे गए हैं कितने सारे क्वेश्चंस। तो ये ना करंट वाला, मैग्नेटिज्म, ये जितनी भी चीजें हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12th में, तो ये मिस आउट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से तो आने वाले हैं, यहाँ से आने वाले हैं। और कहाँ से आने वाले हैं मैं बता दूं, मोस्ट फेमस ओम्स लॉ, किरचॉफ्स, ये सारे ना आएंगे ही आएंगे। अगेन मैं बोलूँ, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ओम्स लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ से, बट हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर किरचॉफ फर्स्ट लॉ से आ जाए, किरचॉफ से रिलेटेड कुछ भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, कोई ओम्स लॉ का कोई फॉर्मूला पूछ लें आपसे, कुछ भी रिलेटेड टू ओम्स लॉ, तो आएगा ही आएगा पेपर में, किरचॉफ लॉ आएगा ही आएगा पेपर में। ये सारी चीजें ऐसी हैं बेटा जो कभी चेंज नहीं होती, ये आती हैं तो आती ही हैं, ठीक है? और अगेन मैं बता दूं कि स्ट्रक्चरल में, ऑर्गेनाइजेशन में आपकी दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं बेटा, वो है आपके फ्रॉग्स, है ना, और अर्थवर्म, ठीक है? जहां से क्वेश्चन इस बार नहीं आया था, बट प्रीवियस ईयर्स में आया है ना? 2024 में वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉग से, अर्थफॉर्म से, तो वो तो करके जाओ, ठीक है? वो करके जाना, इस बार नहीं पूछा है बट वो आएगा ही आएगा, ठीक है? तो फ्रॉग वाला और अर्थवॉर्म वाला पार्ट ना अलग से करके ही जाना, ठीक है? मैंने एक एक्स्ट्रा आपको बता दिया, ठीक है? तो जैसे कि मैं आपको अभी बता रही थी कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला बेटा, करंट वाला पार्ट ना बिल्कुल मत छोड़ना, यहाँ से तो आते ही आते हैं। ये फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, है ना, ये सारे मैग्नेट वाली चीजें, जितनी भी सारी आपके छोटे छोटे ना, आपके ना वो कौन से होते हैं, सारे छोटे छोटे से डिफिनीशंस, सारी चीजें, छोटी छोटी सी फॉर्मूले, छोटे से आपके असाइन यूनिट, ये ऐसी ऐसी चीजें हैं ना जो एनफेट में आने के लिए यार आराम से आएंगी एनफेट में, और आपने पढ़ी होंगी तो आप आराम से कर पाओगे ये चीज, ठीक है? तो इसके लिए तो मैं आपको बता दूं कि करके जाओ, देखो कितनी चीजें यहाँ से पूछी गई हैं। देन अगेन वेव से कितना क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो वेव से क्वेश्चन है ना, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये इम्पोर्टेंट है। डुअल नेचर से यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने। और सेमीकंडक्टर, अगेन सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, पी टाइप पूछा है, एन टाइप पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो मोस्ट फेमस सेमीकंडक्टर में क्या है मैं बता दूं, सेमीकंडक्टर में आपका इम्पोर्टेंट है जितनी भी गेट्स है ना, नॉर गेट, और गेट, नंद गेट, नॉट गेट, ये सारी जितनी भी गेटें हैं ना, वो कर लेना, आराम से निकल जाएगा एक क्वेश्चन आपका। एंड पी और एन, किस में होल्स होते हैं, किस में न्यूट्रॉन्स होते हैं, किस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस में प्रोटॉन्स होते हैं, ये वाला ये चैप्टर ना इसके लिए ही पूरा बेस्ड है ज्यादातर, इसमें ना बेसिक चीजें यही सब चीजें हैं। तो एनफेट देने जा रहे हो तो ये वाला पार्ट, और नॉर गेट वगैरह वाला टाइप का वो वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट करके जाना इस सेमीकंडक्टर चैप्टर में से। देन एटम से देखो दो क्वेश्चंस पूछ लिया है इन्होंने, ठीक है? और ज्यादातर देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल काफी कम है, ज्यादा मोस्टली न्यूमेरिकल्स होंगे वो होंगे 6 और 7, ठीक है? एंड अगेन देखो मैग्नेटिक से पूछा गया है, यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है, अभी ऊपर देखो थ्योरी पूछी गई थी, बट अभी यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है,
यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है वहां से। फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वर्क एनर्जी एंड पावर से, देखो यहाँ पे वर्क एनर्जी एंड पावर से क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, न्यूमेरिकल पूछ लिया। अगेन जो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नॉट गेट का पूछ लिया है इन्होंने, और नॉट गेट तो आएगा ही आएगा। नॉट 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 दिस, नॉट गेट नहीं, सारी गेटें। ठीक है, इस बार इन्होंने नॉट गेट पूछ लिया है, अगली बार आपका कोई और गेट पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे देखो, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से कितने छोटे छोटे से ना क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट था ना, जितने भी ये मैग्नेटिज्म वाले पार्ट थे ना, यहाँ से थ्योरी भी आएगी, और यहाँ से सेम, यहाँ से भी आपके जो न्यूमेरिकल्स है छोटे छोटे से वो भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैग्नेटिज्म एंड मीटर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, सारी चीजें। रे ऑप्टिक्स, अगेन यहाँ पे रे ऑप्टिक्स से छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आएंगी। अगेन देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एटम्स, तो एटम से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। एटम से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कितने ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं, यहाँ पे आपके करंट से कितने ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, देख लो आप खुद ही। यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो अब तो आराम से। मैंने कितने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाए कि कितने सारे चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है और कहाँ का पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन अ प्लेन, ये सारी चीजें। ठीक है, और वो भी नॉट द मोस्ट टफेस्ट पार्ट में घुसता नहीं है अपने को। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ पार्ट में नहीं जाना है, छोटे छोटे जो बेसिक बेसिक से है ना चीजें, उनमें आपको रहना है, आराम से आपका इन्फेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे, उन चीजों को सॉल्व आराम से कर पाओगे। ठीक है, अगेन अब नेक्स्ट केमिस्ट्री पे आ गए हैं हम। केमिस्ट्री में देख लेते हैं क्या है, कहाँ से इन्होंने पूछा है। इस बार तो केमिस्ट्री ज्यादा थी, है ना। केमिस्ट्री के आई थिंक क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे उन्होंने। ठीक है, देखो यहाँ पे तो 67th क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से। ठीक है, एमएन इन द कंपाउंड के MnO4 कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो पूछेगा ही पूछेगा, ये लिख के दे दो। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो पूछेगा ही पूछेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट से कंफर्म्ड है बेटा, ये आएगा ही आएगा। इनऑर्गेनिक का पार्ट है, और ये ऑर्गेनिक में भी KMnO4 आता है, तो उसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी में आ जाते हैं। फिलहाल ये मेन इनऑर्गेनिक का पार्ट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे जितने भी है ना फिजिकल वाले, वो सारे करके जाओ। देखो कितने ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। इधर एक नाइट्रोजन कंपाउंड, ये कार्बन एलोट्रोप्स, कार्बन एलोट्रोप्स, तो ये तो 9th 10th की बेसिक सी चीजें हैं। देन यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछी गई हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अल्कोहल फिनॉल ईथर से फिनॉल वाला पार्ट ज्यादा पूछा है। तो आप ये समझ सकते हो कि ऑर्गेनिक वाला जितने भी चैप्टर हैं क्लास 12th में, चाहे वो हलो अल्कीन या हलो अरेन हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो अल्कोहल फिनॉल ईथर हो, अमाइन हो, ये सारे ना चैप्टर्स तो यार स्किप ही मत करना। ठीक है, स्किप मत करना, ये सारे चैप्टर जरूर ही जरूर आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। देन यहाँ पे देखो, फिनॉल से देखो अगेन, जैसा मैंने आपको बताया अभी ऊपर कि यहाँ से आएंगे ही आएंगे, फिनॉल, अल्डेहाइड वाला, अल्कोहल वाला, तो ये ऑर्गेनिक के चैप्टर समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है। और इनकी नेम रिएक्शन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिक कर रहे हो तो उसमें नेम रिएक्शन जरूर 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 करना। ऑर्गेनिक अगर एंड वक्त पे नहीं भी कंप्लीट है ना चैप्टर, अगर नहीं भी हुआ होगा ऑर्गेनिक का ना, एंड वक्त की मैं बात कर रही हूँ, अभी का नहीं, अगर आपके पास एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका होगा, तो आप ये जो नेम रिएक्शन है ना वो ही करके जाना। 2 से 3 क्वेश्चन ना नेम रिएक्शंस के आ जाएंगे, और नेम रिएक्शन आप करके आ जाओगे, 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आपके ऑर्गेनिक नहीं हुए हैं कंफर्म। तो नेम रिएक्शन, क्योंकि मेनली ऑर्गेनिक से ना नेम रिएक्शन वो पूछते हैं। ठीक है, तो नीम रिएक्शन तो करके ही जाना। एंड नेक्स्ट क्या है, देखो बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन है ना। एसिड बेस से पूछ लिया है, पीएच वगैरह पूछते हैं नॉर्मली एसिड बेस में। एंड यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर भी है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी है। अगेन मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बता दूं कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ शायद डिलीटेड चैप्टर है ना केमिस्ट्री का।
अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताना यहाँ पे, अगर मैं गलत हूँ तो। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है वो डिलीटेड है। तो यहाँ पे डिलीटेड चैप्टर से भी देखो पूछा गया है, और भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि डिलीटेड से कहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल वाला जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है ना, वो इम्पोर्टेंट है। ये देखो, डीएनएफ ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। तो ये डीएनएफ ब्लॉक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो डी ब्लॉक है। ठीक है, डी ब्लॉक से ज्यादातर पूछते हैं क्वेश्चंस, तो डीएनएफ ब्लॉक में से सबसे ज्यादा डी ब्लॉक इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी एक चैप्टर, देखो एक क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पे। हलो अल्केन एंड हलो अरीन से भी यहाँ पे क्वेश्चन है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी चीजें पूछी हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल, SN1 SN2, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं आराम से। ठीक है, चलो फिर ये देखो, जो अभी मैं आपको बता रही थी कि कुछ जो चैप्टर्स हैं वो डिलीटेड चैप्टर्स से जिनसे क्वेश्चन पूछा गया था। और ये वो बच्चे समझ पाएंगे, नीट वाले बच्चों ने तो की ही होंगी, है ना। नीट वाले बच्चे सारे चैप्टर्स को करते हैं बेसिकली नीट्स के लिए। बट जो नीट के बच्चे नहीं थे और जिन्होंने नीट के लिए प्रिपरेशन नहीं की थी, बेसिकली एनफेट के लिए की थी या फिर सीयूईटी के लिए की थी, तो वो यहाँ पे इन्होंने जो डिलीटेड चैप्टर थे वो नहीं किया होगा, है ना। डिलीटेड चैप्टर उन्होंने नहीं किया होगा। और डिलीटेड चैप्टर से यहाँ से देख रहे हो 3 क्वेश्चन यहाँ डिलीटेड चैप्टर से पूछ लिए हैं, वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। 4 क्वेश्चन जो थी वो डिलीटेड चैप्टर से आए हैं। यहाँ मैं विद प्रूफ भी आपको दिखा रही हूँ कि देख लो, ये जो 3 क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, पॉलीमर से हैं, और पॉलीमर जो है वो डिलीटेड चैप्टर था। ठीक है, वो डिलीटेड चैप्टर था केमिस्ट्री का। तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आए हैं। तो इस बार इसीलिए मैंने बोला है आपसे कि मैं डिलीटेड चैप्टर्स की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो डिलीटेड चैप्टर्स को भी मत भूलना। बायोलॉजी में डिलीटेड चैप्टर्स क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि डिलीटेड चैप्टर्स में से भी देखो पूछ लेते हैं, और बायोलॉजी एक दूसरे से लिंक्ड रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको डिलीटेड चैप्टर करके भी अभी आपके पास टाइम है तो कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, कोई आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होने वाला है रिलेटेड चैप्टर्स को करके। और केमिस्ट्री में तो देख लो, यहाँ पे आपके पास प्रूफ ही मैंने दे रखा है सामने। पॉलीमर डिलीटेड था और यहाँ से क्वेश्चंस आए थे, आपसे पूछे गए थे। सॉल्यूशन से आया है, मोल कॉन्सेप्ट से आया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जितने भी साइंटिस्ट है ना, वो पढ़ लेना, किसने क्या बताया, किसने क्या दिया। इनके जितने भी यहाँ पे साइज ऑफ ऑर्बिटल वगैरह की बात की इन्होंने, शेप ऑफ ऑर्बिटल, और जितनी भी सारी चीजें बताई हैं इन्होंने ना एटम के बारे में, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वहां से क्वेश्चन आराम से आएगा। एंड देन सरफेस केमिस्ट्री अगेन, सरफेस केमिस्ट्री जो है डिलीटेड था। यस, सरफेस केमिस्ट्री डिलीटेड था। और देखो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के ऐसे जो डिलीटेड चैप्टर्स थे। और बहुत सारे बच्चों ने डिलीटेड चैप्टर्स को नहीं किया होगा। मैं कुछ बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने नहीं किया होगा। कुछ बच्चों ने नहीं किया भी होगा, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, बट ज्यादातर आई थिंक बच्चों ने उसे स्किप किया होगा। न्यू एनसीईआरटी के थ्रू बहुत सारे बच्चे गए गए होंगे, तो उसमें वो सारे चैप्टर्स नहीं थे। ठीक है, डिलीटेड चैप्टर्स नहीं थे। और हाँ देखो, डिलीटेड चैप्टर से भी आए हैं। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि एनफेट में डिलीटेड चैप्टर्स नहीं आएंगे, डिलीटेड चैप्टर्स भी आपको करने हैं। और यहाँ पे देखो सर्फेस केमिस्ट्री से पूछा गया है जो कि डिलीटेड चैप्टर है। देन थर्मोडायनेमिक्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, थर्मोडायनेमिक्स जरूर ही करके जाना, और ये रिडॉक्स रिएक्शन से पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने आपको फुल पेपर 2025 का पीवाईक्यू पूरा एनालाइज करवाया, और वो बताया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला पार्ट, उस क्वेश्चन उस चैप्टर का कौन सा पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर 2026 के लिए प्रेपरेशन करनी है एनफेट की, तो मैं फुल फ्री करवा रही हूँ यही यूट्यूब चैनल पर। आप नए हो, आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो कर लेना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं अपकमिंग। ठीक है, बहुत सारी नोटिफिकेशन, बहुत सारी अपडेटेड चीजें मैं आपको यहीं इस चैनल पे बताऊंगी। तो बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। एंड बने रहना इस चैनल पर, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है देखो, है ना, बनाने में, सारी चीजें एनालाइज करने में, सारी चीजें मैंने खुद से सारी चीजें देखी हैं, सारी एनालाइज करवाई हैं, सारी एनसीईआरटी लाइनों को देखा है। और वहां से जहां से मुझे चीजें लगी कि हाँ आपको इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको यहाँ बताया है। तो फुल अपडेटेड है, कोई भी गलती यहाँ नहीं है। ठीक है,
तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस पे ट्रस्ट करके जाओ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बनाओ। इस बार मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बार एनएफएसयू को जो चाहते हैं, ड्रीम है जिनका, वो जाएँ उसमें, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें आप सब। और अगर आपको करनी है प्रिपरेशन तो ऑलरेडी मैं देखो करवा रही हूँ यूट्यूब पे, आप क्वेश्चन वाइज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ में मैं उनके कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड करवाती हूँ, तो आपका एक क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एंड अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग टू यू कि आप में प्रिपरेशन करनी है 2026 की, तो हम साथ-साथ करते हैं, है ना? और मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो और अभी तक नहीं जॉइन हुए हो आप, तो कर लो जॉइन। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगी, ठीक है? वहाँ पे जॉइन हो जाना। ओके देन फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, चलिए।